हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का डे 96 है। बहुत करीब आपका इम्तिहान है, सिर्फ 3-4 दिन बचे हुए हैं आपके इम्तिहान के। तो हमने चूंकि लास्ट में बताया कहा था, आपसे वादा किया था कि हम आपको जजमेंट राइटिंग देंगे। हालांकि डे 95 पर हम आपको जजमेंट राइटिंग का पूरा प्रारूप और एक जजमेंट हम बता चुके हैं। आशा करते हैं आपको जजमेंट राइटिंग आ गई होगी। अब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, जिसमें ये प्रश्न संख्या 2 है, जजमेंट संख्या 2 भी है। ये पूरा प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ से यहाँ तक मैटर पूरा इंग्लिश मीडियम वालों का है। इस वीडियो को जब आप चलाएंगे तो मोर लिख के आएगा। मोर लिख के आने के बाद पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, तभी आप हमारी बात को क्लियर कट समझ पाएंगे। पूरी बात हमारी समझ में आएगी आपको कि हुआ क्या है मामले में। अब यहाँ से शुरू होता है हिंदी मीडियम वालों का ये मैटर। संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए एवं ये उद्धारित करते हुए कि अभियोजन द्वारा आवश्यक साक्ष्यों की परीक्षा की जा चुकी है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर एक निर्णय लिखिए। आपको निर्णय लिखना है और ये मान के लिखना है कि अभियोजन साक्ष्यों की जो आवश्यक साक्षी थे अभियोजन पक्ष के, उनकी परीक्षा की जा चुकी है। हम बार बार बता रहे हैं कि जो मैटर होता है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। देखें आप पहले क्या मामला क्या है। मोहन की ये अपने आप प्रश्न में जब आपके सामने आएगा तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। मोहन ही मर चुके हैं, इसमें मृतक हैं। मोहन की शादी ये मीरा से हुई है। यहाँ गलत ये मिसप्रिंट था, इसलिए मृतक मोहन है और इनकी शादी मीरा से हुई है, जो वासुदेव की बहन है से हुई थी। वासुदेव और उसके पिता, वासुदेव के पिता का क्या नाम है, भरत है। वाराणसी के एक रेलवे क्वार्टर में रहते थे। मोहन की बहन का भीम से विवाह हुआ था, जो एक अन्य रेलवे क्वार्टर में रहती थी, जो उसके नज़दीक ही था। मोहन कुछ समय पहले ससुर जो उनके थे के साथ रह रहा था, किंतु मोहन भीम के घर रहने लगा। मोहन की पत्नी मीरा अपने पिता के साथ ही रह रही थी और मोहन के साथ जाने की अनिच्छा जताई। उसके पिता भरत और भाई वासुदेव ने इसका साथ दिया, अपनी बहन का और अपनी बेटी का साथ दिया और मोहन के साथ जाने से इनकार कर दिया। मोहन भी सशंकित था कि वो सचिन के साथ ना चली जाए। मोहन जिनके साथ शादी हुई थी वो ये डर रहे थे कि इनकी पत्नी जो है सचिन के साथ ना चली जाए, जो भरत के घर आता जाता था। एक बार मोहन अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए आया और वो स्थानीय विभाग में कुछ महीनों पूर्व से काम या जॉब पा गया था और चाहता कि वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे। अब घटना कब की है, 11 जून की। 11 जून 2011 को मीरा को लेकर वासुदेव और मोहन में झगड़ा हुआ, ठीक। लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ और वासुदेव अपने क्वार्टर वापस चला गया और मोहन भीम के क्वार्टर चला गया। मोहन ने भीम के लड़कों से कहा कि उसकी पत्नी को वापस लाने में उसकी मदद करे, जो कि भीम अन्य 4 के साथ 11 जून शाम 10 बजे के लगभग लड़की को वापस लाने के लिए, मतलब अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए भरत के क्वार्टर पर गए। उस स्थान पर पहुंचकर भीम और उसके 2 पुत्र मोहन के जाने के रास्ते में खड़े हो गए। इसी बीच भरत और मोहन अंदर चला गया और भीम ने कहा कि मीरा अपने पति के साथ जाए। भरत उसके लिए सहमत नहीं हुआ और कहा भीम अन्य लोगों के मामले में हस्तक्षेप ना करे। जबकि भरत और वासुदेव बात कर रहे थे, मोहन क्वार्टर के अंदर से अपनी पत्नी को घसीटते हुए अपने पीछे पीछे खींच लाया। मीरा दरवाज़ा पकड़ ली और हाथ छुड़ा ली और उसके द्वारा मोहन के बीच बहस हुई। वासुदेव भी वहाँ था और उसने पिता की ओर देखा और मोहन जिद्दी था। भरत उसके बाद जवाब दिया कि यदि मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे पीटा जाना चाहिए। इस पर वासुदेव चाकू लाया और मोहन पर घोंप दिया। चाकू सीने में घुस गई और मोहन बेहोश होकर गिर गया। मोहन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद
भरत, वासुदेव, भीम और उसके पुत्रों और अन्यों द्वारा मोहन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मोहन अस्पताल पहुंचने पर मर गया। अन्वेषण करने के बाद भीम ने वासुदेव और भरत के खिलाफ, जो कि साले और ससुर हैं मृतक के खिलाफ मृतक मोहन की हत्या कारित करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की। मामला आप समझ गए होंगे। पति पत्नी शादी हुई है इसमें, और पति पत्नी में थोड़ा अनबन हो गई तो वो अपने पिता के घर आ गई, और पिता और भाई जो थे उस विवाहित स्त्री की, वो भी खुश नहीं थे अपने दामाद और बहनोई के साथ। बहन को भेजने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो बहन या बेटी जो थी उनके घर पर रुकी हुई थी। तो जो उसका पति है अपने बहनोई और भांजों के साथ आया ज़बरदस्ती करने के लिए, अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए। उसी वक्त ये घटना हो गई कि अफरा तफरी में चाकू भोंक दिया गया, और जो विवाहित पत्नी थी उसका पति मर गया। अस्पताल आके वो लोग अस्पताल ले गए, वहाँ जाके उसने दम तोड़ दिया, मर गया वो। कुल मिला के इस पूरे में अब आपको क्या करना है, जजमेंट राइटिंग करना है। जजमेंट राइटिंग में सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया, आप सबसे ऊपर लिखते हैं न्यायालय का नाम, क्योंकि ये मामला हत्या का है तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखेंगे। वाराणसी का है तो वाराणसी लिख देंगे। फिर समक्ष न्यायाधीश का नाम होता है, जो जगह छोड़ देंगे। सत्य परीक्षण क्रमांक कुछ भी लिख देंगे, XYZ। प्रकरण संख्या, दिनांक, संस्थित दिनांक लिख देंगे। फिर जैसा कि हमने बताया सबसे ऊपर होता है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थाना कोतवाली लिखी जाती है। वाराणसी ज़िला है, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में है। ये अभियोजन का मामला होता है। उसके आप विरुद्ध लिखते हैं या बनाम लिखते हैं, जिसमें क्या क्या है, वासुदेव एवं अन्य है। वासुदेव और उनका अन्य के मतलब दो लोग हैं इसमें। अभियुक्त गण हैं ये। इसके आगे आप इनका नाम लिखा, उम्र लिख सकते हैं और अभियुक्त गण करके इतना ही, दोनों जितने अभियुक्त हैं उनका लिख के आगे अभियुक्त गण लिख दीजिए। फिर निर्णय लिखना शुरू करिए। निर्णय को आप क्या करेंगे, निर्णय हेडिंग डालेंगे, उसके आगे नीचे आज दिनांक को घोषित किया गया ये लिखेंगे। जैसा कि हमने बताया पहले पॉइंट में आप क्या करते हैं, उन धाराओं का उल्लेख करते हैं जिनके अंतर्गत चार्जशीट दाखिल होती है। पहले पॉइंट में आप लिखते हैं प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण वासुदेव एवं भरत के खिलाफ मोहन की हत्या का आरोप पत्र, धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा है ये। थाना कोतवाली, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र न्यायालय सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द होगा। परीक्षण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। ठीक, जैसा कि हमने बताया है, आप धारा का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि किसके द्वारा विचारणीय है, किस न्यायालय के पास आया है। दूसरे पॉइंट में आप लिखते हैं कि आपने उससे पूछा अभियुक्त से कि आप स्वीकृति है आपकी, इस जो अपराध ये किया है आपने, इसके लिए स्वीकृत है या नहीं है, स्वीकृति करते हैं या नहीं। प्रकरण में जब ये पूछा गया तो प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृति कुछ भी नहीं है। अब तीसरे पॉइंट में आप अभियोजन का पूरा मामला संक्षेप में बताते हैं। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार का है कि मोहन की शादी भरत की पुत्री मीरा के साथ हुआ था। प्रारंभ में मोहन अपने ससुर के यहाँ ही रहता था, परंतु बाद में वो अपने बहनोई भीम के यहाँ रहने लगा। भीम भी उसी रेलवे कॉलोनी में रहता जिसमें मोहन के ससुर भरत रहते थे। मोहन ने कई बार अपनी पत्नी मीरा को साथ लाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं आई। मोहन को ये शक था कि उसकी पत्नी का सचिन नामक युवक के साथ कोई प्रेम संबंध या चक्कर था, जो भरत के घर आता जाता था। इधर मोहन की नौकरी भी लग गई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ स्वतंत्र जिंदगी व्यतीत करना चाहता था। दिनांक 11 जून 2011 को रात्रि 10 बजे भीम, मोहन और भानुराव मोहन की पत्नी को वापस लाने हेतु भरत के घर गए। भरत मीरा को भेजने के लिए राजी नहीं हुए थे। भरत भाऊराव बातचीत कर रहे थे भरत भाऊराव बातचीत कर रहे थे। तभी भी लिखा है, इसको तभी होना चाहिए। तभी मोहन अपनी पत्नी मीरा को घसीटकर क्वार्टर से बाहर ले जाने लगा। तब मीरा ने दरवाजे को पकड़ लिया। फलस्वरूप मोहन व मीरा में खींचतान शुरू हो गई। वासुदेव भी वहाँ था। उसने अपने पिता से कहा कि मोहन हठी है। तब भरत ने कहा कि यदि वो हट
कर रहा है तो उसे पीटा जाना चाहिए। इस पर वासुदेव ने पॉकेट से चाकू निकालकर मोहन को चाकू मार दिया। चाकू मोहन के हृदय में घुस गया और मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन को भीम, उसके पुत्र भरत व वासुदेव हॉस्पिटल ले गए, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मोहन की मृत्यु हो गई। मोहन के द्वारा वाराणसी कोतवाली में वासुदेव व भरत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई। आरोपी पर प्रकरण FIR पंजीकृत कर उपरांत विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ठीक, तीसरे पॉइंट में आपने समरी बता दी पूरे मामले की। चौथे पॉइंट में आप क्या करते हैं, अब आप आरोप पत्र जो दाखिल हुए हैं, जो दस्तावेज दाखिल आपके सामने किए गए हैं, इन सब पर आप विचार करेंगे। क्या करेंगे चौथे पॉइंट में, आरोप पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों पर विचार करने तथा इस निमित्त अभियुक्त की सुनवाई करने के अलावा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा सुनवाई करने के पश्चात, शायद हमने अलावा कह दिया, करने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सापठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया और अभियुक्त गण को आरोप पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। अभियुक्त गण ने आरोप को अस्वीकार कर अपने को निर्दोष बताया तथा विचारण का दावा किया। ठीक, जब आरोप पत्र फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गई, आपको बताया हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दोनों पूरा बताया, 228 में होती है सेशन ट्रायल में, CRPC धारा 228 में। ये सारी धाराएं ध्यान से पढ़िए आप, धारा 228 है। पांचवा पॉइंट क्या है, अभियोजन पक्ष पर बचाव पक्ष के तर्कों एवं दस्तावेजों के अवलोकन के बाद प्रकरण के निराकरण एवं हेतु निम्नलिखित अवधारण प्रश्न विचारणीय है। जैसा कि हमने बताया है कि पांचवें पॉइंट में आप पूरे मामले को देखने, समझने और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर क्या करते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे अवधारण करते हैं, प्रश्नों का अवधारण करते हैं जिनसे पूरा मामला निपट जाए। पहला प्रश्न क्या है इसमें, क्या अभियुक्त गण ने साक्ष्य और शस्त्र से हत्या कारित किया। दूसरा प्रश्न आपके पास है, क्या अभियुक्त गण ने सामान्य आशय के अंतर्गत कार्य किया। तीसरा और आखिरी प्रश्न होता है आपके पास, दोष सिद्धि एवं दंडादेश यदि कोई हो। पहले आप दोष सिद्धि करें, फिर आप दंडादेश करें। तो चूंकि प्रश्न अवधार प्रश्न 1 एवं 2 एक जैसे हैं, तो आप इनका संयुक्त विचारण करेंगे। चूंकि अवधार प्रश्न 1 एवं 2 एक दूसरे से संयुक्त है तथा इनका विचारण एक साथ किया जाता है। यहाँ से मामला किया जाता है, ऐसे आगे चले। अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में कई गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसमें एक प्रोसिक्यूटिव विटनेस 1 है, जो अभियोजन साक्षी 1 है, भीम है, जो मृतक का बहनोई है। उसने कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र FIR को साबित किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर थे। उसने ये भी कहा कि मोहन की मृत्यु वासुदेव ने चाकू मारकर किया। भरत ने वासुदेव को जान से मारने के लिए उकसाया था। ये हो गए प्रोसिक्यूशन विटनेस अभियोजन साक्षी नंबर 1। अभियोजन साक्षी दो कौन है, भाऊराव है, जो कि पुत्र है किसका, भीम का। भीम है ना, भाऊराव पुत्र भीम भी चश्मदीद गवाह है, जिसने ये बयान दिया कि वासुदेव ने भरत के उकसाने पर मोहन को चाकू मारा और उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 नंबर डॉक्टर है, जो अभियोजन साक्षी नंबर 3 है, और ये औपचारिक गवाह है, जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु हृदय की धमनी कट जाने से अत्यधिक रक्तस्राव से हो गई। चोट मृत्यु कार्य करने के लिए पर्याप्त था, ये डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया। PW4
प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 का क्या है, लोक अभियोजन साक्षी नंबर 4 क्या है, हेड कांस्टेबल है, जिसने ये साबित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लिखा गया था। PW5 कौन है, पुलिस उप निरीक्षक हैं जिन्होंने मुकदमे की तफ्तीश किया है, वह चार्जशीट प्रस्तुत किया है, उसने आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं। अब छठा पॉइंट, मतलब ये पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। आगे क्या हुआ है, ये अभियोजन पक्ष की पूरे की परीक्षा हो गई। अभियोजन पक्ष की परीक्षा होने के बाद क्या होती है, अभियुक्त की परीक्षा होती है। तो अभियुक्त गण ने धारा 313, जिसमें मौका मिलता है अभियुक्त को, अभियुक्त की परीक्षा से संबंधित है CRPC की धारा 313। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए अपने बयान में कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने एक स्त्री, बहन और बेटी थी जिनकी वो जो एक की वही पुत्री और भाई है, कहने का मतलब है उस बहन, एक उनमें 2 लोग जो जिनके विरुद्ध अपराध है उनमें से एक भाई है और एक बाप है, के अपहरण को रोकने के लिए आत्मरक्षा में बल का प्रयोग किया। उन्होंने तर्क क्या दिया, क्योंकि ये हमारी बहन या हमारी बेटी को ज़बरदस्ती घर से खींच के ले जा रहे थे, मेरी बहन या मेरी बेटी की मर्ज़ी नहीं थी और ये ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहे थे, जो कि अपहरण था। और उस अपहरण को रोकने के लिए हमने अपनी बहन की तरफ से आत्मरक्षा का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। अब आपको देखना यह है कि ये आत्मरक्षा थी या हत्या थी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप समझें। अभियुक्त गण की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वासुदेव ने अपनी बहन को अपहृत होने से बचाने के लिए आत्मरक्षा में अपने बहनोई पर वार किया, जबकि उसका आशय कतई मोहन को जान से मारने का नहीं था। दुर्भाग्यवश चाकू हृदय में घुस गया व मोहन की हत्या हो गई। भरत मीरा के पिता हैं और जब मोहन ज़बरदस्ती मीरा को घसीटकर घर से बाहर ले जाने लगा, तब भरत ने वासुदेव को केवल मोहन को पीटने के लिए कहा था, ना कि जान से मारने के लिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 97 और धारा 100 का उल्लेख किया तथा अपने तर्क को, अब इसमें जैसा कि हमने पिछले आपको केस लॉ में बताया था, निर्णय में बताया था कि केस लॉ लिखना ज़रूरी नहीं है, मगर इसमें आप बिना इस निर्णय को लिखे आगे ना बढ़े। इस केस का निर्णय आप उल्लेख ज़रूर करें। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इसी के बेस पर आपको फ़ायदा मिलेगा कि आत्मरक्षा थी या नहीं थी या मृत्यु थी। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस ऐसे मामलों में ज़रूर दे। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर धारा 100 आप जान रहे होंगे कि अपनी किसी व्यक्ति की रक्षा, प्राणों की रक्षा करते हुए आप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार आपको होता है धारा 100 के अंतर्गत। ये अपवाद में आती है, भारतीय दंड संहिता में हमने आपको पढ़ाया है। तो इसमें इन्होंने जो अभियुक्तगण हैं, इन्होंने धारा 100 का और 97 धारा 97 और 100 का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि ये चूँकि हमारे जो बहनोई थे, हमारी बहन को या हमारी बेटी को ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहे थे और इसलिए हमारा इनको जान से मारने का उद्देश्य नहीं था, मगर चूँकि चाकू ज़्यादा गहरा बैठ गया तो ये मारे गए। तो इस मामले में विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हुआ, इस मामले में प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उनका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के 5वें खंड के तहत अपवादों के अंतर्गत आता है। अब आप मामले को समझ गए होंगे कि जो ये अभियुक्तगण हैं, उन्होंने धारा 97 और 100 का सहारा लिया। अभियोजन पक्ष ने, अब आगे चले हम लोग, अभियोजन पक्ष ने तर्क का विरोध किया तथा ये कहा कि अभियुक्तगण ने अपनी उतनी अपहानि से ज़्यादा अपहानि कारित की जितना प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक था। यदि हम 97 व 100 धारा 105 का धारा 5 का अध्ययन करें तो क्या पाएंगे आप। अब 2 धाराओं, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा आप लिख दें धारा 97 के बारे में, धारा 100 के बारे में। ना समय हो तो कभी भी ना लिखें, अंडरस्टूड है मामला। धारा 97 कहती है, धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधों के अध्ययन हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो पहला क्या करे, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, दूसरा संपत्ति की रक्षा करे, ये लिखा होता है। धारा 100 क्या कहती है, अभी हमने आपको बताया, शरीर की प्रतिरक्षा का, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने
या कोई अन्य हानि करने तक है, यदि वो अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है अतिशमन पश्चात प्रमाणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। इसमें 5वें भाग में आपको बताया गया है कि धारा 100 का जो उपधारा 5 है उसमें कहा गया है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। अगर कोई व्यक्ति, इसको हम समझा दें, धारा 100 का उपधारा 5 कहती है, पॉइंट 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने से हमला करता है तो उस वक्त आप उसकी रक्षा करने के लिए इतनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इतने बल का प्रयोग कर सकते हैं जितने से मृत्यु कारित हो गई हो। से स्पष्ट होता है कोई भी व्यक्ति अपने तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है, परंतु ऐसी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी मिलेगा जब निम्नलिखित परिस्थितियां विद्यमान हो। यदि कार्य से मृत्यु या घोर हानि उपति की आशंका न हो, वो कार्य एवं लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदावास में किया गया हो। यदि कार्य से मृत्यु या उपहानि की आशंका न हो, वो कार्य सद्भाव अपना पदावास कार्य में करते हुए लोक सेवक के निर्देश में किया गया हो, जहाँ व्यक्ति को लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का समय न हो। किसी भी दशा में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से ज़्यादा अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से आवश्यक है। ये हालांकि पॉइंट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जजमेंट में। हालांकि ये सिर्फ ये बताते हैं कि आप किसी की मृत्यु तब कारित कर सकते हैं कि जब आप किसी लोक सेवक हैं और अपने पद के अनुसार काम कर रहे हैं, या लोक सेवक हैं और आपको निर्देश दिया गया है तो आप कर रहे हैं, या आपको लोक सेवक से सहायता नहीं प्राप्त होता है तो आप कर रहे हैं, या अपनी प्रतिरक्षा में आप उतना का बल प्रयोग करें जितना कि ज़रूरी है, जितना प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन पॉइंट के बाद आप लिखेंगे उपरोक्त प्रावधानों के प्रावधानों से विचारणीय प्रश्न है कि क्या वासुदेव को मीरा को बचाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय था? शायद नहीं। तो जो प्रश्न आपके धारा 100 मतलब ये है, आप धारा 100 को पढ़ेंगे, 100 के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस वक्त क्या ये लोग किसी प्राधिकारी के पास जाने के समय था? इतनी देर में तो वो खींच ले जाता है इनकी बहन या बेटी को, तो इनके पास समय नहीं था। शायद नहीं। यदि भरत व वासुदेव में से कोई मीरा को अपहृत होने से बचाने के लिए पुलिस के पास जाते तो मीरा को मोहन अवश्य अपहृत कर लिया होता। साथ ही साथ मोहन अपने बहनोई भीम एवं भाऊराव के साथ इस उद्देश्य से आया था कि वे मीरा को किसी प्रकार अपने साथ ले जाएं। धारा 100 का खंड 5 भारतीय दंड संहिता के आत्मरक्षा के अधिकार को मृत्यु तक विस्तारित करता है यदि हमले का आशय अपहरण या विपहरण है। कहने का मतलब हुआ जो विचारण न्यायालय है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि ये लोग इनकी बहन या बेटी को अपहृत करने के उद्देश्य से आए थे। अगर वो लोक सेवक की सहायता पाने का मौका देखते या जाते भाग के, तब तक वो इनकी बहन या बेटी को अपहृत कर ले जाते। इसलिए इनको जो है धारा 100 के खंड 5 का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि पहले ही विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्लियर किया जा चुका है के मामले में पति ने, अब इसी तरह का मामला था। इस मामले में विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में भी पति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल गया था। ससुर ने विदा करने से इनकार कर दिया था। ससुर की मर्जी के खिलाफ पति ने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती लाने के आशय से खींचना शुरू किया। साले ने जब ये देखा तो उसने अपनी बहन को छुड़ाने के प्रयोजन से खींचने वाले जीजा को चाकू से मार हत्या कर दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त धारा 100 के खंड 5 के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बचाव का हकदार था, क्योंकि अभियुक्त ने अपनी बहन को अपहृत करने से छुड़ाने के आशय से अपने बहनोई की हत्या की थी। उपरोक्त विधि व्यवस्था निर्णय विधि तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 5 का लाभ पाने का हकदार है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन अवधार्थ प्रश्न 1 और 2 का आरोपीगण के आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा। कहने का मतलब हुआ पूरा मैटर जब आपने पूरा देख लिया तो आपने पाया कि इसमें अभियुक्तों को, जो अभियुक्त हैं उनको धारा 100 के खंड 5 के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ये जो कार्य किया है वो अपनी बहन या बेटी को की शरीर की रक्षा करने के लिए, और उसमें दुर्घटनावश इनके बहनोई की मृत्यु हो गई या इनके दामाद की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये दोषी नहीं है, इन्हें धारा 100 का फ़ायदा मिलना चाहिए। अब धारा प्रश्न क्या है? निष्कर्षतः उपरोक्त
उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों, साक्ष्यों एवं तथ्यों की विवेचना के बाद प्रस्तुत मामले में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सापठित 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध साबित करने में असफल रहा, क्योंकि अभियुक्त गण धारा 100 के खंड 5 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकारी हैं। अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त भाग दोष मुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि क्योंकि इनका जो कि धारा 100 जो है भारतीय दंड संहिता की अपवाद के मामले में है, तो चूंकि धारा 100 का इन्हें लाभ मिला है और अभियोजन पक्ष 302 साबित करने में 302 सापठित 34 को साबित करने में असफल रहे हैं और अभियुक्त गण धारा 100 के अंतर्गत लाभ पाने के अधिकारी है, इसलिए ये दोष मुक्त किए जाते हैं। नीचे आप हस्ताक्षर लिखेंगे, फिर जिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखेंगे और ये लिख देंगे। ये हो गया आपका निर्णय। अब आदेश अगर आपको लिखना है तो आदेश में आप क्या लिखेंगे? आदेश में चूंकि दोष सिद्ध हुई नहीं है तो आदेश में आप क्या लिखेंगे? निर्णय आप समझ गए पूरा क्लियर? ठीक। आदेश में आप क्या लिख दे रहे हैं? एतद द्वारा आरोप प्रमाणित न होने के कारण आरोपीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सापठित 34 के आरोप से दोष मुक्त किए जाते हैं। वे धारा 100 के खंड 5 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार के अधिकारी हैं। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? आरोपीगण के जमानत मुचलका वापस लिया जाए एवं प्रतियोगियों को उन्मोचित किया जाए। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे यदि आरोपीगण कारागार में हैं तो वहां से उन्हें मुक्त किया जाए। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे अपराध में प्रयुक्त एवं जब्त हथियारों को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जाए। पाँचवें पॉइंट में आप लिखेंगे निर्णय की एक प्रति तत्काल एवं निःशुल्क पक्षकारों को दी जाए। फिर आखिर में आपने जैसा कि बताया है, पहला 2 जगह आप हस्ताक्षर करते हैं। जैसा पहला है निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित और दिनांकित किया गया, यहाँ आपका हस्ताक्षर होता है, लाइन छोड़ेंगे। फिर नीचे लिखेंगे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश दिनांक। फिर दूसरी साइड में लिखेंगे आप निर्णय मेरे द्वारा लिखा गया, हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला वाराणसी। जैसा कि पूरा मैटर यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया, जिसमें आपने देखा इस 2 तरह के निर्णय। पहला जो हमने डे 95 का निर्णय था उसमें दोष सिद्ध की थी, दोष सिद्धि का एक निर्णय था, वो दोष सिद्ध किया गया था, उसका निर्णय और आदेश लिख के दिखाया हमने। इसमें अभियुक्तों को दोष मुक्ति की गई है। तो आप दोष सिद्धि से संबंधित मामला है, दोष मुक्ति से संबंधित मामला है, इन सबको समझने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ना है। हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप हमारे मैटर में जाकर सारी प्लेलिस्ट देख लें। उसके अलावा जो जजमेंट्स दिए हैं हमने, केस लॉज दिए हैं, लीडिंग केसेस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमने प्लेलिस्ट वाइज बना दिए हैं। आईपीसी की भी प्लेलिस्ट है, सीआरपीसी की भी प्लेलिस्ट है, जजमेंट्स की और एविडेंस की भी जजमेंट की प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि ये मेजर एक्ट है और ये दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आपको पेपर सेकंड में दोनों निर्णय जजमेंट राइटिंग आती है। कभी कभार जजमेंट राइटिंग थर्ड पेपर में भी आ जाएगी, क्योंकि आईपीसी जो है आपके पेपर थर्ड में आती है, जो लॉ का पेपर तीसरा होगा उसमें आती है आईपीसी। तो आईपीसी से संबंधित भी प्रश्न जजमेंट राइटिंग में आते हैं, सीआरपीसी में तो आते ही आते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जजमेंट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूर 20, 25, 30 नंबर आपके पक्के हैं इसमें और बहुत आसान नंबर होते हैं, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना होता है। ज़्यादा 2-3 जजमेंट राइटिंग आ गए 30-40, मतलब ये मान के चलिए 30 से लेके 60 नंबर तक का वेटेज मिलता है जजमेंट राइटिंग में, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक सेकेंड, इसलिए आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लें। और कोई अगर असुविधा है तो हम चूँकि पहले अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं आपको 9450770672, उस पर आप हमसे कम्युनिकेट कर लीजिए। उसके अलावा हमने अपना चैनल भी आपको पहले सारे वीडियोस में दे चुके हैं, @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। अगर आपको कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी होती है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस तरह से 2 जजमेंट राइटिंग हमने आपको क्रिमिनल से संबंधित दे दी, जिसमें एक पहले वाले में जो डे 95 में जजमेंट राइटिंग हमने कराई है उसमें आपको हमने दोष सिद्धि बताई है किस तरह से होती है, दोष सिद्धि का मैटर आएगा तो कैसे लिखेंगे,
और दोष मुक्ति का आएगा तो कैसे लिखेंगे। बहुत ध्यान से केस को पढ़ना है आपको, मेनली केस लॉ को समझने में यूजली इन्हीं तीन चार, अगर आप धारा जो आईपीसी की धारा 299, 300, 304 जो धाराएं हमने पढ़ाई हैं अपने मैटर में उनको ध्यान से पढ़ लेंगे, या फिर धारा 100 हमने डिटेल्ड पढ़ाई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे इसी मामले में था कि जब जजमेंट राइटिंग लिख रहे होते हैं आप तो पता लगा मामला बन रहा है आईपीसी की धारा 100 का और आप जजमेंट लिख रहे हैं 302 के अकॉर्डिंग, तो पूरा आपका 0 मार्क्स हो गए। तो आप मैटर को बहुत ध्यान से समझें, बहुत क्लियर कट एकदम, जब मैटर आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए तब जजमेंट राइटिंग आप करें और प्रॉपर वे में जजमेंट राइटिंग करें, पूरे नंबर मिलते हैं जजमेंट राइटिंग में। इस तरह से हमने आपको पहले भी हम बता चुके हैं, डे 1 से लेके डे 73 तक हमने पूरा यूपी पीसीएस जे या यूपी एचजीएस मेंस का पूरा सिलेबस करा दिया है। 74 डे से लेके 94 डे 94 तक, मतलब डे 74 से डे 94 तक हमने हर सब्जेक्ट के जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लीडिंग जजमेंट्स हैं 2022 के, वो सारे करा दिए हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आप सारी वीडियो आप देख लें। अब आपके पास मुश्किल से 2-4 दिन का समय बचा है, अब आपके पास ये है अपना मैटर आप रिवाइज़ करते रहें और वीडियो को चला दें। और भी कोई काम कर रहे हैं तो वीडियो को चला देंगे तो आपके बात दिमाग में बैठ जाएगी, अच्छे से आप लिख पाएंगे। ये कंप्लीट मैटर है, हम बार बार अपने वीडियो में बता चुके हैं सारी बातें आपको, कंप्लीट मैटर है, इसलिए अपने सारे साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। थैंक यू।